नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए सब लोग जुड़ जाइए और इतिहास के इस सेशन को आगे हम बढ़ाते हुए, और आज हम पढ़ने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो आप कहेंगे कि सर हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था कर्ण वंश के बारे में, और इसके पहले हमने चर्चा की थी किसके बारे में? शुंग वंश के बारे में। तो आप सब लोग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए आइए आज हम बात करते हैं ऐसा वंश जो जिसने इतिहास में सबसे लंबे समय तक शासन किया हुआ है। तो इसका नाम क्या है? सातवाहन वंश। तो आप सब लोग हेडिंग डाल लेना, कौन सा वंश पढ़ रहे हैं हम? तो आप कहोगे सर सातवाहन वंश। ऐसा माना जाता है कि जो सातवाहन वंश है इसने 300 वर्षों तक शासन किया है। कितने वर्षों तक शासन किया है? 300 वर्षों तक। अब यहीं से एक और क्वेश्चन निकल के आता है कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कर्ण वंश, उसने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो आप कहोगे सर उसने 45 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक किया था? 45 वर्षों तक। तो आइए अब हम बात करते हैं सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश का जो संस्थापक है वो थे आपके कौन? शिमुक। तो सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था आपका? शिमुक। अब देखिए शिमुक तो इसका संस्थापक था, लेकिन सातवाहन वंश ने जो शासन कब तक किया हुआ है? तो अगर हम शासन की बात करते हैं तो इसने 300 वर्षों तक शासन किया है। कब तक शासन किया इसने? 300 वर्षों तक शासन किया हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसकी जो वंशों की जानकारी है, यानी शासकों की जानकारी, शासकों की जानकारी कि कितने शासक इसमें हुए हैं। तो याद रखना है, अगर हम बात करें तो इसमें राजा कितने शासक हुए हैं? तो 22, कहीं कहीं हमें 22 देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मत्स्य पुराण की, किसकी बात करते हैं? मत्स्य पुराण की अगर हम बात करते हैं तो इसके अनुसार इसमें जो राजा थे, तो आपको याद रखना है कि मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें जो राजा हुए हैं उनकी संख्या थी 30। कितने राजा हुए आपके? तो आप बताओगे 30 राजा हुए इसमें। वैसे शासकों की जानकारी 22 की मिलती है, और मत्स्य पुराण के अनुसार इसमें शासक कितने हुए आपके? 30 शासक हुए हैं। अब आता है कि जो सातवाहन वंश है, यानी सातवाहन का अर्थ क्या है? सातवाहन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हम बताना चाहें तो आप लिख लेना कि सातवाहन वंश का जो अर्थ होता है वो होता है आपका सिंह का वाहन। क्या अर्थ बताया गया है? सिंह का वाहन। तो क्या बताएंगे आप? सातवाहन वंश का जो है उसमें सातवाहन का अर्थ क्या बताया गया है? सिंह का वाहन। या शाब्दिक अर्थ जिसका अगर हम करते हुए, शाब्दिक अगर अर्थ हम बताएं तो इसको अपन कह सकते हैं कि सिंह है वाहन जिसका, सिंह है वाहन जिसका, अर्थात आपने क्या कहा? अर्थात आप कहोगे सातवाहन। सिंह है वाहन जिसका, अर्थात सातवाहन। तो हमें इतना याद रखना है कि सातवाहन वंश का शासक कौन हुआ? शिमुक। शिमुक हुआ। और आपने बताया इसने कितने वर्षों तक शासन किया? तो आप बताएंगे 300 वर्षों तक शासन किया। और सातवाहन का अर्थ क्या होता है? सिंह का वाहन। या फिर शाब्दिक अर्थ बताएं तो सिंह है वाहन जिसका। ये हमें याद रखना है। अब हम बात करते हैं तो इसने सबसे लंबे समय तक शासन किया हुआ है। तो हम लिख सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश
सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा है? तो आप बताएंगे सर सातवाहन है। कौन सा है आपका? सातवाहन है। लेकिन इस वंश का इतिहास जो है अंधकारमय है। इतिहास कैसा है इसका? अंधकारमय। क्योंकि हमें कुछ राजाओं की तो जानकारी मिलती है और कुछ राजाओं की जानकारी हमें नहीं मिलती है। हम उन्हीं राजाओं की जानकारी की बात करते हैं जिन्होंने अपने आप में इतिहास में योगदान रखा हुआ है। ठीक है ना। अब अगर बात आती है कि जो सातवाहन थे, इन्होंने कहाँ तक क्षेत्र का विस्तार हुआ? सातवाहन वंश, जो सातवाहन वंश था इसके क्षेत्र का विस्तार, तो सातवाहन वंश के क्षेत्र का विस्तार अगर हम बात करें तो ये तीनों समुद्रों की सीमाओं को छूते थे। तीनों समुद्री सीमाओं तक। कहाँ तक? तो आपको याद रखना इसकी जो शासन के क्षेत्र का विस्तार था ये तीनों समुद्री सीमाओं तक था। अब वो तीनों समुद्री सीमाएं हैं कौन कौन सी, ये भी याद रखने योग्य विषय है। तो आप लिख लेना वो तीनों सीमाएं कौन कौन सी हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। वो कौन कौन से हैं आपके? तो आप बताओगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, और कौन सा आएगा आपका? तो आप बताओगे हिंद महासागर। कौन सा हो जाएगा आपका? हिंद महासागर। तो सातवाहन वंश का जो क्षेत्र का विस्तार हुआ वो कहाँ तक हुआ आपका? आप बताओगे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तक इसके क्षेत्र का विस्तार हुआ। अब बात आती है कि ये कौन से वंश को मानते थे? जो सातवाहन वंश के लोग हैं ये ब्राह्मण वंश को मानते थे। किसको मानते थे आपके? ब्राह्मण वंश को मानते थे। अब भैया ब्राह्मण वंश को मानते थे, मान लिया हमने, लेकिन इनकी भाषा कौन सी थी? तो आप बताओगे जो सातवाहन वंश है इनकी जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। कौन सी भाषा थी आपकी? तो सातवाहन वंश के लोगों की भाषा कौन सी है? आप बताएंगे सर प्राकृत भाषा थी। अब और आगे जब हम बढ़ते हैं तो इनका बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? क्या पढ़ने वाले हैं हम इनके बारे में? जानकारी का स्रोत क्या है? तो अगर हम बात करते हैं इनकी जो जानकारी है तो देखिए जानकारी के जो हैं वो दो प्रकार के स्रोत हैं। कितने आपके जानकारी के? दो प्रकार के स्रोत हैं। वो कौन कौन से दो प्रकार के स्रोत हैं वो भी हमें याद रखना है। पहला आप लिख लीजिए, पहला जो इसका जानकारी का स्रोत है वो है आपके पुरातात्विक साक्ष्य, या जिसके अपन अभिलेख कहते हैं। दो प्रकार से है, जिसको अपन कहते हैं अभिलेख। क्या बताएंगे अपन? अभिलेख। और दूसरा अपन बताएंगे साहित्य। क्या क्या बताएंगे अपन? पहला अभिलेख और दूसरा अपन बताएंगे साहित्य। इनके द्वारा जो है हम सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में पढ़ते हैं और जिनकी हमें जानकारी मिली हुई है। तो अब हमारा यही हमें याद रखना है कि जो सातवाहन वंश है कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे इसकी जानकारी मिलती है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, किसके बारे में बात करते हैं हम? अभिलेखों के बारे में बात करते हैं। सातवाहन वंश की जानकारी किससे मिल रही है हमें? अभिलेख से मिलती है। और सबसे पहला जो अभिलेख है उसका नाम लिख लीजिए आप, नागनिका अभिलेख।
कौन सा है आपका? तो आप बताओगे सर नागनिका अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? नागनिका अभिलेख। और दूसरा लिख लीजिए आप, नागनिका अभिलेख के बाद आता है नासिक अभिलेख। कौन सा आएगा आपका? नासिक अभिलेख। अगला आएगा आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। 3 पॉइंट याद रखना, नासिक अभिलेख, नागनिका अभिलेख और कौन सा आता है आपका? हाथी गुम्फा अभिलेख। अब यहां से जो हमें कुछ मुद्राएं भी मिली हुई हैं, क्या मिली हैं आपकी? मुद्रा। अब मुद्राएं जो मिली हैं उन पर किसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं? मुद्रा, या जिसको अपन मुद्रा भांड भी कह सकते हैं। अब जिसको अपन ने मुद्रा कहाँ मिली है आपको? मृद भांड में मिली है, ये मिले हैं। अब इनमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आपको याद रखना कि हमें जो यहाँ से मुद्राएं मिली हुई हैं उनसे हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो आप बताओगे सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। ये मृद भांड कहाँ मिले हमें? तो ये जो है जोगल थम्बी से प्राप्त हुए। कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको? तो आपसे क्षेत्र का नाम पूछ सकते हैं, वो कौन सा क्षेत्र है? तो आप बता देना सर हमें जोगल थम्बी से मृद भांड प्राप्त हुए हैं। अब ये इसमें क्या मिली है हमें? मुद्राएं मिली हुई हैं। अब मुद्राओं में किसकी जानकारी मिलती है? मिली तो इनसे जो जानकारी है, जानकारी किसकी मिली है हमें? सातवाहन वंश की। किसकी जानकारी मिली है हमें? सातवाहन वंश की जानकारी मिली हुई है। अब इसके बाद आता है इनमें क्या देखने को मिलता है? इनमें ही जो है जो मृद भांड है इनमें मिनांडर की मुद्राओं पर, मिनांडर की मुद्राओं पर सातकर्णी वंश का चित्रण मिलता है। किसका मिलता है अपने? तो आप बताओगे सातकर्णी वंश का चित्रण मिलता है। किसका चित्रण मिलता है हमें? तो आप बताओगे सातकर्णी वंश का चित्रण मिलता है। किस पर आपका? तो मिनांडर की मुद्राओं पर। और क्या मिलता है? तो और आप बताओगे कि यहीं से हमें जो है मिनांडर की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। यहीं से क्या हुआ आपका? मिनांडर मुद्राएं प्राप्त हुई। तो इससे ये पता पड़ता है कि भाई देखिए इतिहास बहुत पुराना रहा है। आप देखिए मिनांडर की मुद्राएं भी मिली है, मिनांडर की मुद्रा पर सातकर्णी वंश के चित्रण भी मिलने हैं। और हमने बात की नागनिका अभिलेख, दूसरा आया आपका नासिक अभिलेख, फिर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये जो सब साक्ष्य हैं आपके, ये कहीं ना कहीं हमें बताते हैं कि जो सातवाहन वंश है इसका इतिहास बहुत पुराना रहा हुआ है। और जिसके बारे में हमने देखा ही है कि इसका जो सीमाएं थी तीनों समुद्रों के छूती थी आपकी। अब हम बात करते हैं कि साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए। अब हम बात करते हैं किसकी? आपकी साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत में कौन कौन आते हैं आपके? तो सबसे पहले आप बताओगे वायु पुराण। किसकी बात करते हैं अपन? वायु पुराण की। किसकी जानकारी मिलती है आपको? वायु पुराण से जानकारी मिलती है। और यही हम बात करें मत्स्य पुराण, किसकी बात करते हैं? मत्स्य पुराण की बात करते हैं। और जो हमें जानकारी मिली हुई है
यही हम बात करते हैं गाथा सप्तशती। किसकी बात करते हैं? गाथा सप्तशती से भी हमें इनकी जानकारी मिलती है। और अगर आपको याद रखना, गाथा सप्तशती की जो रचना है हाल ने की थी। गाथा सप्तशती की रचना राजा हाल के समय, किसके समय हुई थी? राजा हाल के समय की गई थी। किसकी रचना की गई थी? तो आप बताओगे गाथा सप्तशती की रचना की गई। और राजा कहीं कहीं तो ये भी हमने देखने को मिलता है कि जो राजा हाल थे इन्होंने ही गाथा सप्तशती की क्या की है? रचना की है। और ये कौन से थे आपके? ये जो राजा थे ये सातवाहन वंश के शासक थे। राजा हाल कहाँ हुए आपके? तो सातवाहन वंश के शासक थे। कौन हुए आपके? सातवाहन वंश के शासक कौन हुए आपके? राजा हाल। हाल ने ही किसकी रचना की? आपकी गाथा सप्तशती की रचना की है। और अगर आपसे पूछा जाए प्राकृत भाषा का पहला काव्य कहा गया है, तो आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए कि प्राकृतिक भाषा का, तो आप लिख लेना ऐसा, प्राकृत भाषा का पहला इसको काव्य कहा गया है। प्राकृत भाषा का इसको पहला काव्य कहा गया है। ये भी आपको याद रखना कि प्राकृत भाषा का पहला काव्य किसको कहा गया है? गाथा सप्तशती को कहा गया है। गाथा सप्तशती की रचना किसने की है? राजा हाल ने की थी। और हमें जानकारी कहाँ से मिल रही है? मत्स्य पुराण से, वायु पुराण से ये जानकारी मिलती हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं तो और भी जानकारी के स्रोत हैं। जैसे आपने कहा का तंत्र, कौन सा आता आपका? का तंत्र। का तंत्र के जो लेखक हैं, इनका नाम जरूर आपको याद रखना है कि का तंत्र के लेखक कौन है आपके? तो आप बताओगे सर्ववर्मन। का तंत्र के लेखक कौन है? तो आप बता देना सर्ववर्मन। का तंत्र के लेखक सर्ववर्मन है। यही हम बात करते हैं बृहद कथा। कौन सी रचना है आपकी? बृहद कथा। इसके जो लेखक हैं वो है गुढ़ाढ्य। इसके लेखक कौन है आपके? तो उनका नाम है गुढ़ाढ्य। ये दोनों ही हाल के दरबारी कवि थे। हाल के कौन थे? दरबारी कवि। और इसमें जानकारी मिलती है, मनुस्मृति में इसकी जानकारी मिलती है। मनुस्मृति में भी इनकी जानकारी मिलती है। किसमें जानकारी मिलती है? मनुस्मृति में भी इनकी जानकारी मिलती है। एक और किताब है, एक किताब का नाम लिखना आप, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ये जो नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इस किताब से जो है हमें सातकर्ण जानकारी मिलती है कि सातकर्णी प्रथम को जो है एल्डर सारागोनस कहा गया है। इसमें पहले इसके लेखक लिख लीजिए। इसके जो लेखक है वो किसी को पता नहीं है कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है। तो आप बता देना इसके लेखक कौन है? तो अज्ञात। कैसे हैं लेखक इसके? अज्ञात हैं। अभी तक इसके लेखक के बारे में किसी को जानकारी पता नहीं चला है। लेकिन इसमें जो जानकारी मिलती है, क्या मिलती है? इसमें क्या जानकारी मिली है कि जो आपके राजा हुए सातकर्णी प्रथम, कौन से राजा हुए? सातकर्णी प्रथम को एल्डर्स सारागोनस
एल्डर सारागोनस कहा गया है? क्या कहा गया है? तो आप बताओगे इसमें जो है सतकर्णी प्रथम को एल्डर सारागोनस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं इनके बारे में आपको याद रखना है। अब जो है अब हम बात करते हैं कि इसके पहले शासक कौन हुए, है ना। तो आप सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अब हम जब आगे बढ़ते हैं तो अब पहले जो प्रथम शासक हुए इसके सातवाहन वंश के, उनका नाम था सिमुक। क्या नाम था? तो आप बताओ कि सातवाहन वंश के जो पहले शासक हैं उनका नाम क्या था? सिमुक। अब देखिए सिमुक के बारे में जानकारी मिलती है कि इन्होंने जो है 23 वर्षों तक शासन किया। इसने जो है 23 वर्षों तक, कितने वर्षों तक शासन किया? 23 वर्षों तक शासन किया। और इनको ही जो है सिमुक को ही सातवाहन वंश का संस्थापक माना जाता है। अब जब इनको संस्थापक माना जाता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि वायु पुराण के अनुसार, किसकी बात करते हैं हम? वायु पुराण। वायु पुराण के अनुसार सिमुक ने शुंग वंश के शासक शुंग वंश के शासक तथा कण्व वंश के शासक को पराजित किया। जी आपको याद रखना इसने किस किस को पराजित किया आपका? तो आप बताओगे इसने शुंग वंश के शासक और जो है आपके कण्व वंश के शासक दोनों को पराजित किया इसने। अब देखिए हम बात करते हैं सिमुक। सिमुक का भाई भी था। इसके जो भाई का नाम है वो आपको याद रखना। सिमुक के जो भाई थे उनका नाम था कृष्ण प्रथम। भाई का नाम क्या था? तो आप बताओगे सर कृष्ण फर्स्ट जो थे। लेकिन इसका एक पुत्र भी था। क्या था? पुत्र भी था। तो पुत्र का नाम याद रखना सातकर्णी प्रथम। क्या नाम था पुत्र का? सातकर्णी प्रथम। तो इतनी जो जानकारी है हमें सिमुक के बारे में याद रखना है कि सिमुक के समय अगर हम बात करें कि सातवाहन वंश का विस्तार कहाँ कहाँ तक था, इसके समय क्षेत्र का विस्तार अगर हम सिमुक के समय की बात करते हैं तो इसने जो है अपने क्षेत्र का विस्तार किया था महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कहाँ तक कर लिया था इसने? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और नीचे अगर दक्षिण बात करें तो हम कहाँ की कहेंगे? कर्नाटक तक विस्तार किया। तो ये जो क्षेत्र है इसके बारे में भी हमें याद रखना है। किसके बारे में बताया हमने? तो ये सिमुक के बारे में बताया है कि सिमुक ने अपने क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ तक किया। तो क्षेत्र का विस्तार आप कहोगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक तक जो है था इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। अब इसके बाद जो है इसका उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी आता है जिसका नाम हुआ आपका सातकर्णी प्रथम।
कौन आता है आपका? सातकर्णी प्रथम। तो आप लोग हेडिंग डाल लेना जिसका नाम है सातकर्णी प्रथम। कौन से शासक हुए आपके? तो जिनका नाम था सातकर्णी प्रथम। तो लिखना इसको ही सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसको ही जो है सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो सातकर्णी प्रथम था, इसकी पत्नी का भी नाम याद रखना। तो पिता तो आपको पता ही है, सिमुख है, लेकिन इसकी पत्नी का नाम था, तो इसकी पत्नी का नाम था नागनिका। पत्नी का नाम क्या है? नागनिका। अब जो नागनिका जी थी, इनके दो पुत्र हुए। क्या हुआ? इनके दो पुत्र हुए। तो देखिए, शादी हुई है, पति भी हैं, पत्नियां भी हैं और इनके पुत्र भी हैं। पुत्र के नाम हुए वेदश्री और शक्तिश्री। नाम भी याद रखना आपको, क्या नाम थे? वेदश्री, और दूसरे का नाम क्या रखा है? शक्तिश्री। वेदश्री और शक्तिश्री। अब देखिए, अगर हम बात करें तो नागनिका के नाम पर ही नागनिका अभिलेख की स्थापना हुई। तो नागनिका अभिलेख, तो आपने कहा इनके नाम पर ही, इनके नाम पर एक अभिलेख है जिसका नाम नागनिका अभिलेख। क्या नाम है? आप बताओगे, नागनिका अभिलेख। अब बात ये आती है कि इस अभिलेख में किसकी जानकारी मिली है। तो याद रखना, यहीं से जो है भूदान की शुरुआत हुई, यानी इन्होंने सबसे पहले जो है भूमि को दान देने की शुरुआत हुई है। तो याद रखना, नागनिका अभिलेख से भूदान की शुरुआत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। भूदान की शुरुआत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो आप बताओगे, सर नागनिका अभिलेख से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? नागनिका अभिलेख से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। अब जब हम बात करते हैं कि जो आपके सातकर्णी प्रथम थे, कौन थे आपके? सातकर्णी प्रथम। इसकी योग्यता का वर्णन अगर हम बात करते हैं, इसकी योग्यता, इसकी योग्यता का पता उपाधि से लगाया जाता है। इसकी योग्यता का पता किससे लगाया जाता है? तो आप बताओगे, इसकी उपाधियों से लगाया जाता है। जैसे जैसे इसकी जो पहली उपाधि थी, कौन सी उपाधि थी? तो इसको जो है प्रतिष्ठानपति के नाम की उपाधि दी गई थी। इसको क्या कहा जाता था? तो आप बताओगे, प्रतिष्ठान पति के नाम से जाना जाता था। क्या उपाधि दी गई थी इसको? प्रतिष्ठानपति। प्रतिष्ठान मतलब उधर एक जगह का नाम था, है ना। तो प्रतिष्ठानपति के नाम से जाना जाता था। दूसरा जो इसको उपाधि दी गई है आपकी, तो इसको दक्षिणा पथपति के नाम से जाना जाता था। दक्षिणा पथ पति के नाम से भी जाना जाता था। इसको किस नाम से जाना जाता था? दक्षिणा पथपति। और अगला जो है आपका, इसको ही उपाधि दी गई एल्डर्स सारागोनस की। कौन सी उपाधि दी गई है? तो आप बताओगे, इसी को उपाधि दी गई एल्डर्स सारागोनस। कौन सी उपाधि दी गई है?
एल्डर सारागोनस के नाम से इसी को जाना जाता था। और देखिए अगर हम बात करें तो एक किस धर्म को अपनाते थे, इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया या ब्राह्मण धर्म को अपनाया। तो अगर हम बात करें इसने जो है ब्राह्मण धर्म को अपनाया। किसको अपनाया? ब्राह्मण धर्म को अपनाया। जब ब्राह्मण धर्म को अपनाया तो इसने जो 18, याद रखना कितने यज्ञ करवाए इसने? 18 यज्ञ किए। कितने यज्ञ करवाए भैया ने? 18 यज्ञ करवाए। लेकिन अगर हम 18 यज्ञों की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? 18 यज्ञों की बात करते हैं, तो जिसमें 2 अश्वमेध यज्ञ थे और एक राजसूय यज्ञ भी था। इसमें 2 कौन थे आपके? अश्वमेध यज्ञ और एक था राजसूय यज्ञ। ये आपको याद रखना, इसने टोटल 18 यज्ञ करवाए, जिनमें से प्रमुख रूप से 2 अश्वमेध यज्ञ हुए और आपका जो था एक राजसूय यज्ञ हुआ। अब हम बात करते हैं, इसने इतना तो करवाया। अब यही हम बात करते हैं, इसने ब्राह्मण धर्म को अपनाया। उसके साथ ही जो इसने वर्ण व्यवस्था की स्थापना की। इसने क्या हुआ आपका इसी के समय? वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत मानी जाती है? तो आप बताओगे सर वर्ण व्यवस्था की शुरुआत मानी जाती है। इतना हमें याद रखना है। और अगर हम बात करें इसने सबसे ज़्यादा क्षेत्र का विस्तार कहाँ किया, तो इसके क्षेत्र का विस्तार अगर हम देखते हैं, क्षेत्र का विस्तार इसने जो है अपने क्षेत्र का विस्तार कहाँ तक किया, तो देखिए अगर हम बात करें पूर्व में और पश्चिम में कहाँ तक इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया, तो देखिए पूर्व में जो है इसने अपने क्षेत्र का विस्तार खारवेल तक कर दिया था। कहाँ तक कर दिया था? एक खारवेल। कहाँ तक कर दिया था? खारवेल के शासन तक कर दिया था। उसके बाद अगर हम पश्चिम की बात करते हैं तो इसने अपने क्षेत्र को कहाँ तक फैला दिया था? रुद्रदामन। जहाँ तक शासक था वहाँ तक इसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया। और इसने जो है विदर्भ को, किसको? विदर्भ को शुंगों से छीनकर इसने विदर्भ का एक और नाम भी है जिसको आप बरार के नाम से जानते हैं। विदर्भ को छीनकर, वो शुंगों से छीनकर, ठीक है ना, विदर्भ को छीनकर जो है इसने और सबसे ज्यादा दक्षिण में विस्तार किया। विदर्भ को शुंगों से छीन लिया और इसने दक्षिण में सर्वाधिक विस्तार किया। कहाँ तक विस्तार कर दिया इसने? दक्षिण में जो है सर्वाधिक भैया विस्तार करता है। और यहीं देखिए थोड़ा सा अगर हम मैप से जानना चाहें कि कहाँ पर कौन सा आपका वंश काम कर रहा था, तो कहाँ पर कौन शासन करता था, ठीक है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इधर आपका जो महाराष्ट्र का इलाका था, कहाँ का था? महाराष्ट्र का। तो यहाँ पर शासन चलता था किसका? आपका रुद्रदामन का। और इधर जो उड़ीसा था, कौन सा राज्य था? उड़ीसा। यहीं पर था खारवेल का शासन। किसका शासन था? आपका खारवेल। और इधर हम बात करते हैं तो इधर विदिशा तक फैल गया था आपका क्षेत्र, किसका? शुंगों का शासन।
किसका शासन चल रहा था आपका? शुंगों का शासन चलता है, ठीक है ना। अब फिर आगे बात आती है कि इधर के कुछ जो शासक हुए आपके, वो अंधकारमय युग रहता है। कैसा समय रहा आपका? अंधकारमय युग रहा है, ठीक है ना। तो अब इसके बाद के जो कुछ और शासक आएंगे, जैसे आपके हाल भी आएंगे, तो अब हाल के बारे में अभी हाल नहीं पढ़ेंगे अपन, अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद कि आपको जहाँ तक क्लास समझ में आई होगी, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको आप भूल सकते हैं। इसलिए अब इसको जो है अगली क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप इतना जो है इसको अच्छे से लिख लें और उसको याद कर लें। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।